हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और नए क्लास में। तो साथियों, जैसा कि एसएससी एमटीएस हवलदार का एग्जाम 4 फरवरी से शुरू हो रहा है, तो आज की इस क्लास में हम लोग 4 फरवरी छपने वाले प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो साथियों, मेरा मानना है कि आज के इस पूरे पेपर का हल आप देखकर चले जाते हैं तो आप अपने शिफ्ट को आसानी से क्रैक करने वाले हैं और आप अपने शिफ्ट में काफ़ी अच्छा स्कोर करने वाले हैं, क्योंकि जो सबसे इंपॉर्टेंट जीके, इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग क्वेश्चन है, उन्हीं क्वेश्चनों को आज की इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। इन 60 क्वेश्चन के माध्यम से सभी क्वेश्चनों को हम तैयार करेंगे और आप सभी का टारगेट 60 क्वेश्चन में से 60 क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो साथियों, पेपर से पहले ये पूरा पेपर देखकर आपको जाना है और पूरे पेपर का हल आपको काफ़ी अच्छी तरीके से तैयार करके जाना है। तो आज की इस क्लास में हम लोग 4 फरवरी से पहले एक एक्सपेक्टेड पेपर को डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे शिफ्ट के लिए काफ़ी अच्छा स्कोर रहेगा। जो सबसे शानदार क्वेश्चनों है, उन्हीं क्वेश्चनों की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आपको अपने परीक्षा हाल में जाने से पहले ये 60 क्वेश्चन का हल काफ़ी अच्छी तरीके से तैयार करके जाना है। ओके, तो देखिए आज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। 1937 में हुए आम चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस निम्नलिखित में से कौन से दो प्रांतों में एकल सबसे बड़ी पार्टी के रूप में सामने नहीं आई थी? 1937 में हुए आम चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कौन से दो प्रांतों में एकल सबसे बड़ी पार्टी के रूप में सामने नहीं आई थी? तो एक पंजाब में नहीं आई थी, दूसरी सिंध में नहीं आई थी। तो इस सवाल का ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 को। लावड़ी किस राज्य की प्रसिद्ध नृत्य शैली है? लावड़ी किस राज्य की प्रसिद्ध नृत्य शैली है? तो ये महाराष्ट्र राज्य की है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 को। निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान में नागरिकों के 8 मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की सिफारिश की थी? बताइए, किस समिति ने भारतीय संविधान में नागरिकों के 8 मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की सिफारिश किया था? तो स्वर्ण सिंह समिति ने सिफारिश की थी। सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 को। निम्न में से किसमें ताप्ती और नर्मदा नदियां गिरती हैं? यानी किस सागर में ताप्ती और जो नर्मदा नदियां हैं वो जाकर गिरती हैं? तो अरब सागर में जाकर गिरती हैं। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 को। निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित क्षेत्र के कुल भौगोलिक क्षेत्र में मैंग्रोव क्षेत्र का प्रतिशत उच्चतम पर है? किस राज्य या केंद्र शासित क्षेत्र के कुल भौगोलिक क्षेत्र में मैंग्रोव क्षेत्र का प्रतिशत उच्चतम पर है? तो ये अंडमान और निकोबार में है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 को। यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल पट्टाडकल किस नदी के तट पर स्थित है? बताइए, यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल पट्टाडकल किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये मालाप्रभा नदी के तट पर स्थित है। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 को। 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा प्रमुख भारतीय राज्य सबसे अधिक शहरीकृत है? 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा प्रमुख भारतीय राज्य सबसे अधिक शहरीकृत है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। इसमें तमिलनाडु राज्य है, जो कि 2011 की जनगणना के अनुसार जो कि सबसे अधिक शहरीकृत है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगर गोवा रहता तो गोवा होता है, लेकिन यहाँ पे तमिलनाडु है। ठीक है, अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 को। किस वर्ष में भुगतान संतुलन में संकट के कारण भारत में आर्थिक सुधारों की शुरुआत हुई थी? किस वर्ष में भुगतान संतुलन में संकट के कारण भारत में आर्थिक सुधारों की शुरुआत हुई थी? तो 1991 में। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 को। उस व्यक्ति की पहचान कीजिए जिसने सबसे पहले व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया था। 1958 में सामुदायिक नेतृत्व के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। बताइए, उस व्यक्ति की पहचान करना है जिसने सबसे पहले व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया था। 1958 में सामुदायिक नृत्य के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। तो वो कौन थे? विनोबा भावे थे। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 को। तो साथियों, आगे बढ़ने से पहले भाई, यानी एसएससी एमटीएस हवलदार एग्जाम 2026 के लिए एसएससी के नए पैटर्न पे सिलेक्शन वाले प्रश्न आ चुके हैं भाई। इस पीडीएफ में आपको क्या मिलेगा? सबसे पहले तो जीके जेस कंप्लीट मिलेगा, स्टैटिक जीके कंप्लीट मिलेगा, इंग्लिश आपको पूरा कंप्लीट मिलेगा विथ डिटेल सोल्यूशन। भाई ऐसा नहीं है, डिटेल सोल्यूशन मिलेगा। करंट अफेयर पूरे 1 साल का आपको मिलेंगे। रीजनिंग पूरे कंप्लीट मिलेंगे।
मैथ से पूरा कंप्लीट मिलेगा, यानी पूरा पेपर का सोल्यूशन आपको केवल एक ही पीडीएफ मिलेगा। और ये स्पेशल ऑफर आपके एग्जाम तक, यानी केवल 15 फरवरी तक, आपका एग्जाम 15 फरवरी तक है ना, ये मात्र भाई 100 रुपये का हो चुका है। 100 रुपये में समझिए आपको पूरे पेपर का सोल्यूशन प्लस इसके साथ एग्जाम ओरिएंटेड 40 टेस्ट मिल रहा है, और इन 40 टेस्ट में लगभग 1000 क्वेश्चन आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं, वो भी नए पैटर्न पे। तो साथियों आपको अपने पेपर में बैठने से पहले एक नज़र में ये पूरा कंप्लीट जीके जीएस स्टैटिक इंग्लिश करंट अफेयर रीजनिंग मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और ये आपको कैसे मिलेगा, ये नंबर आपको दिखाई दे रहा होगा 7460928775, इस पर मैसेज करना है, टीम आपको तुरंत प्रोवाइड करेगी, ज़्यादा समय बिल्कुल भी नहीं लगेगी। तो भाई आपको अपने पेपर में बैठने से पहले सबको ये करना है, ये पूरा कंप्लीट देखना है, बहुत अच्छी तरीके से डिटेल में एक एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, बहुत ही शानदार तरीके से, वो भी एसएससी के नए पैटर्न पे जो सवाल इस टाइम एसएससी के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ओके, तो भाई सभी लोग इस पीडीएफ को लेंगे अच्छी तरीके से। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, AIFF पुरस्कार 2025 में पुरुष खिलाड़ी का वर्ष का पुरस्कार किसे दिया गया था? AIFF पुरस्कार 2025 में पुरुष खिलाड़ी का वर्ष का पुरस्कार किसे दिया गया था, बताएंगे आप सभी। तो सुभाषिस बोस को दिया गया था, सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 को, उस्ताद बिलायत खान किस नामक संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित थे? उस्ताद बिलायत खान किस नामक संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित रखते थे? तो ये सितार नामक संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित रखते थे उस्ताद बिलायत खान, डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, भूपेन हजारिका किस राज्य के सबसे प्रसिद्ध व्यक्तित्व में से एक थे? भूपेन हजारिका किस राज्य के सबसे प्रसिद्ध व्यक्तित्व में से एक थे, बताएंगे आप सभी। तो असम के थे ये, बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, मिताली राज ने अपना अंतिम अंतर्राष्ट्रीय मैच किस टीम के विरुद्ध खेला था? मिताली राज ने अपना जो अंतिम अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला था वो किस टीम के खिलाफ खेला था, बताएंगे आप सभी। तो दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ, डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 को, डॉक्टर एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक ने जागरूकता फैलाने के लिए आयरिश आंदोलन पर आधारित देश में किसकी स्थापना किया था? डॉक्टर एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक ने जागरूकता फैलाने के लिए आयरिश आंदोलन पर आधारित देश में किसकी स्थापना किया था? ध्यान रखिएगा, होम रूल लीग की स्थापना किया था, सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 को, इस सवाल का राइट आंसर क्या बनेगा? 1967 से पहले निम्नलिखित में से किस भाषा को भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में नहीं माना जाता था, बताएंगे आप सभी। तो साथियों जो 1992 में आपको याद होगा 71वां संविधान संशोधन हुआ था, तो इसमें जैसे कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी भाषा को जोड़ा गया था। सवाल पूछा कि 1967 से पहले किस भाषा को भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में नहीं माना जाता था? तो ध्यान रखिएगा, कोंकणी को नहीं माना जाता था, तो ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 को, बेसर मंदिर वास्तुकला की नागर और द्रविड़ शैली का संयोजन है जिसकी उत्पत्ति कर्नाटक राज्य में हुई थी। निम्नलिखित में से किस राजवंश ने इस मंदिर का निर्माण किया था? ये इंपॉर्टेंट सवाल बनेंगे आपके आगामी शिफ्ट के लिए। बेसर मंदिर वास्तुकला की नागर और द्रविड़ शैली का संयोजन है जिसकी उत्पत्ति कर्नाटक राज्य में हुई थी, तो ये किस राजवंश ने इस मंदिर का निर्माण किया था? तो चालुक्य राजवंश ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था, ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 17, प्रभात फेरी निम्नलिखित में से किस त्यौहार से संबंधित है? प्रभात फेरी किस त्यौहार से संबंधित है? तो ये गुरु पूरब से संबंधित है, बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 18 को, लोक नृत्य होजागिरी की उत्पत्ति हुई है और यह भारत के किस हिस्से से जुड़ा है? लोक नृत्य होजागिरी की उत्पत्ति हुई और यह भारत के किस हिस्से से जुड़ा है? तो उत्तर पूर्व हिस्से से जुड़ा है, बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 को, पिएट्रा ड्यूरा वास्तुकला की जड़ना तकनीक निम्नलिखित में से किस स्मारक में पाई जा सकती है? तो साथियों जो पिएट्रा ड्यूरा है वास्तुकला की जड़ना तकनीक, ये किस स्मारक में पाई जा सकती है? तो ये ताजमहल में पाई जा सकती है, ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 20 को, ढेमसा किस भारतीय राज्य का एक आदिवासी नृत्य है? ढेमसा किस भारतीय राज्य का एक आदिवासी नृत्य है? तो ये आंध्र प्रदेश का एक आदिवासी नृत्य है जो ढेमसा है, ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। तो साथियों आपको चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना है। ओके, चलिए अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 को,
प्राकृत निम्नलिखित में से किस राजवंश की राजभाषा थी? तो साथियों जो प्राकृत थी ये किस राजवंश की राजभाषा थी? तो ये सातवाहन राजवंश की राजभाषा थी। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 22। वो विदेशी तीर्थयात्री जिसने हर्षवर्धन के दरबार में समय व्यतीत किया वह कौन था? वो विदेशी तीर्थयात्री जिसने हर्षवर्धन के दरबार में समय व्यतीत किया था वह कौन था? उसका नाम क्या था? वेनसांग था। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 23। गयासुद्दीन तुगलक अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान किसका राज्यपाल था? गयासुद्दीन तुगलक अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान किसका राज्यपाल था? तो पंजाब का राज्यपाल था। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 24। 13वीं शताब्दी में काकतीय वंश ने किस किले का निर्माण करवाया था? 13वीं शताब्दी में काकतीय वंश ने किस किले का निर्माण करवाया था? तो भाई गोलकुंडा किले का निर्माण करवाया था 13वीं शताब्दी में काकतीय वंश ने। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को हल करिए, क्वेश्चन नंबर 25 को। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन ग्रामीण क्षेत्र में किस स्थान पर हुआ था? तो साथियों कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन ग्रामीण क्षेत्र में हुआ था वो किस स्थान पर हुआ था? बताएंगे आप सभी। तो फैजपुर में हुआ था। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 को। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य से संबंधित है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य से संबंधित है? तो अनुच्छेद 78 में है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 को। भारतीय संविधान में किस संशोधन के कारण भारत में पंचायती राज की शुरुआत हुई थी? भारतीय संविधान में किस संशोधन के कारण भारत में पंचायती राज की शुरुआत हुई थी? तो ध्यान रखिएगा 73वें संशोधन के तहत। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 28। लोकसभा की बैठक के गठन के लिए कोरम सदन के कुल सदस्यों की संख्या कितना है? लोकसभा की बैठक गठन के लिए कोरम सदन के कुल सदस्यों की संख्या का कितना है? तो ध्यान रखिएगा ये इंपॉर्टेंट सवाल बनेंगे। 10वां भाई, कुल सदस्यों की संख्या का 10वां है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 29। पाइका किस भारतीय राज्य से संबंधित एक पारंपरिक नृत्य है? तो साथियों पाइका किस भारतीय राज्य से संबंधित एक पारंपरिक नृत्य है? तो ये झारखंड राज्य का है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30 को। मुगल काल में भूमि की माप की प्रथा निम्न में से किस शासक ने शुरू की थी? मुगल काल में भूमि की माप की प्रथा किस शासक ने शुरू की थी? तो इसकी शुरुआत अकबर ने ही की थी। ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर है। ओके, चलिए अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 31 को। तो यहां से दोस्त मेरे इंग्लिश के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। इडियम मतलब मुहावरा होता है। आउट ऑफ द वुड, इस मुहावरे का अर्थ बताइए, सोचिए समझिए। आउट ऑफ द वुड मतलब कि खतरे या मुसीबत से बाहर होना। आउट ऑफ द वुड का मतलब होता है कि खतरे या मुसीबत से बाहर होना, यानी भाई नो लॉन्गर इन ट्रबल, यानी अब परेशानी में नहीं है भाई। तो आउट ऑफ वुड का मतलब क्या हो जाएगा? नो लॉन्गर इन ट्रबल, यानी अब परेशानी में नहीं है। ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 32। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। सैलो का बताइए। सैलो का विलोम शब्द आप सभी को बताना है। सैलो मतलब क्या होता है? उथला होता है। सैलो मतलब होता है उथला, छिछला होता है या कम भी होता है। तो इसका उल्टा क्या होगा? हलो मतलब क्या होता है? खोखला, ये नहीं होगा। सुपरफिशियल मतलब क्या होता है? सुपरफिशियल मतलब जो सतही होता है। और उसके बाद स्पीडफुल का मतलब क्या होता है? जो द्वेषपूर्ण होते हैं। क्या होते हैं भाई? जो द्वेषपूर्ण होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? स्पीडफुल बोलते हैं। डीप मतलब क्या होता है? गहरा होता है। अब बताइए, उथला, कम या छिछला का उल्टा क्या होगा? गहरा हो जाएगा, यानी डीप हो जाएगा। तो सैलो का एंटोनिम क्या होगा? डीप होगा, जो कि डी ऑप्शन ही परफेक्ट आंसर है। अगला सवाल को हल करिए, क्वेश्चन नंबर 33 को। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। बेरेफ्ट एक प्रकार का आप सभी को उल्टा ही बताना है भाई। बेरेफ्ट का बताइए। बेरेफ्ट का मतलब ध्यान रखिएगा दीवाना होता है। ओके, बेरेफ्ट मतलब दीवाना, पागल, दीवाना, पागल। तो क्या बोलेंगे? बैरर मतलब क्या होता है? बंजारा होता है, बंजर होता है। रिप्लेट मतलब भरपूर होता है। तो क्या हो जाएगा भाई? बेरेफ्ट का अपोजिट क्या हो जाएगा? रिप्लेट हो जाएगा। तो
तो इस सवाल का बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। रिप्लेट मतलब होता है भरपूर, ठीक है, भरपूर। बैरर मतलब बंजर होता है। डेस्टिट्यूट का मतलब क्या होता है? निर्धन होता है। डेस्टिट्यूट का मतलब क्या होता है? निर्धन होता है। डिवाइड का मतलब क्या होता है? डिवाइड का मतलब होता है वंचित, ठीक है, वंचित होता है। तो बेरेफ्ट का अपोजिट होगा रिप्लेट, जो कि बी ऑप्शन राइट आंसर है। चलिए अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 34 को। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। वन हु इज इनडिफरेंट टू प्लीजर आर पेन। बताएंगे आप सभी, ये इंपॉर्टेंट सवाल है भाई। जैसे वन हु इज इनडिफरेंट टू प्लीजर आर पेन, जैसे कि एक ऐसा व्यक्ति होता है जो कि सुख या दुख के प्रति उदासीन रहता है भाई। एक ऐसा व्यक्ति जिसे सुख या दुख के प्रति उदासीन रहता है, यानी वो भावनाओं को दबाता है, दिखाता नहीं है, बिना शिकायत किए दर्द सहन कर सकता है। तो उसको क्या बोलेंगे भाई? वन हु इज इनडिफरेंट टू प्लीजर आर पेन, यानी उसके लिए एक शब्द क्या बोलेंगे? स्टोइक बोलते हैं, स्टोइक बोलेंगे। एक ऐसा व्यक्ति जो सुख या दुख के प्रति उदासीन रहता है, यानी भावनाओं को दिखाता नहीं है भाई, वो बिना शिकायत के दर्द को सहन कर लेता है, तो उसे स्टोइक बोलते हैं, ठीक है। जैसे सिनिक का मतलब क्या होता है? जो पहला ऑप्शन सिनिक है, इसके मतलब होता है कि वह व्यक्ति जो दूसरों के इरादों पर शक करता है भाई। कोई व्यक्ति होते हैं ना जो कि दूसरे के इरादों पर शक करते हैं, उससे हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? साइनिक बोलते हैं, सिनिक बोलते हैं, ठीक है। और ये जो स्यूलरस लिखा है, ये क्या लिखा है? स्यूलरस लिखा है। स्यूलरस का मतलब होता है वह व्यक्ति जो बहादुर हो और महिलाओं के प्रति बहुत आदर और सम्मान रखता है। जो व्यक्ति भाई महिलाओं के प्रति बहुत आदर और सम्मान रखते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? स्यूलरस रखते हैं। ऑमनीसिएंट का मतलब क्या होता है? वह जो सब कुछ जानता हो भाई। ऑमनीसिएंट मतलब कि जो सब कुछ जानता हो, ठीक है। तो इस सवाल का सी ऑप्शन राइट आंसर बनेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए अगला सवाल को हल करेंगे, क्वेश्चन नंबर 35 को। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। एन इसेंट्रिक मैनर ऑफ लिविंग, जीवन जीने का एक विलक्षण तरीका, यानी आप जिसे भाई बंजारा जिसे जानते हैं कि उनका रोज का काम होता है, रोज का उन्हीं का उसी से जीवन यापन रहता है। जो रोड के साइड अपना पॉलिथीन लगा के रहते हैं, जीवन अपन यापन शैली व्यतीत करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? बंजारा ही बोलते हैं ना। उनका कहीं घर नहीं रहता है, उनको जहाँ जगह मिलेगा वहीं पर वो अपना बसेरा डालकर रहने लगते हैं, अपना वो डेली का काम करते हैं, वैसे से अपना जीवन शैली चलते हैं, यानी जीवन का एक विलक्षण तरीका। तो उसे क्या बोलते हैं? बोहेमियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोहेमियन बोलते हैं, यानी सामाजिक नियम से बिल्कुल परे होते हैं, उनको सामाजिक से कोई मतलब नहीं रहता, केवल अपने आप से मतलब रखता है, ठीक है। न्यूमिसमैटिस्ट का मतलब क्या होता है भाई? जो सिक्का संग्रह करता होता है, जो सिक्का को संग्रह करता है उसे न्यूमिसमैटिक्स बोलते हैं। गवर्नमेंट मतलब गवर्नमेंट होता है। मिसैंथ्रोप मतलब होता है जो मानव द्वेष होता है। क्या होता है? जो मानव द्वेष होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। लेकिन इस सवाल का पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो गया। अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 36। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। एडिपोस का विलोम शब्द बताएंगे आप सभी। एडिपोस का विलोम शब्द क्या होता है? ये तो एक अच्छा सवाल है भाई। एडिपोस आपको मालूम होना चाहिए, आपके शरीर से रिलेटेड है। जैसे चर्बी होता है, वसा होता है ना, वसा होता है और चर्बी होता है, तो इसे एडिपोज बोलते हैं। तो इसका विलोम शब्द क्या होगा? ग्लूटीनियस होगा। ग्लूटीनियस का मतलब होता है चिपचिपा। क्या होता है? चिपा होता है, ठीक है। फैट मतलब क्या था? वसा ही होता है, तो ये होगा नहीं। टिश्यू मतलब उत्तक होता है। तो भाई एडिपोज का वसा यानी चर्बी या वसा युक्त, इसका उल्टा क्या होगा भाई? स्टिंजी हो जाएगा। स्टिंजी मतलब होता है रेशेदार, ठीक है। क्या होता है? रेशेदार होते हैं। तो इस सवाल का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 37 को। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। टू ब्रेक लूज, बताइए इस मुहावरे का अर्थ बताइए। टू ब्रेक लूज का मतलब क्या होगा? यानी बच निकलना, भाग जाना। टू ब्रेक लूज का मतलब हो जाएगा भाई भाग जाना, ठीक है। क्या हो जाएगा? भाग जाना या बच निकलना। तो उसे क्या बोलेंगे? टू स्केप बोल देंगे। टू स्केप मतलब क्या होता है? भागी जाना तो होता है भाई। टू यूनिट का मतलब क्या होता है? टू अंटी का मतलब क्या होता है भाई? खोलना। टू अंटी का मतलब क्या होता है भाई? खोलना होता है, ठीक है। टू सेट फ्री का मतलब क्या होता है? मुक्त करना। टू सेट फ्री का मतलब क्या होता है भाई? मुक्त करना होता है। उसके बाद टू लेट गो का मतलब क्या होता है? जाने देना। टू लेट गो का मतलब जाने देना। तो ये नहीं बैठेगा फिट,
टू इसके बिल्कुल फिट बैठेगा टू ब्रेक लूज इडियम का मतलब का। तो ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 38 को। आउट ऑफ द फोर अल्टरनेटिव सिलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट सब्सिट्यूट ऑफ द वर्ड सेंटेंस अ मिलिट्री आर पॉलिटिकल ग्रुप दैट रूल्स अ कंट्री आफ्टर टेकिंग पावर बाय फोर्स। यानी एक ऐसा सैन्य या आर्मी या राजनीतिक समूह जो बलपूर्वक सत्ता पर कब्जा करके देश पर शासन करता है, उसे क्या बोलेंगे भाई? भाई एक सैन्य या राजनीतिक समूह जो बलपूर्वक सत्ता पर कब्जा करके देश पर शासन करता है, उसके लिए एक शब्द क्या बोलेंगे? तो उसे भाई जुंटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जुंटा। जुंटा का मतलब जो एक राजनीतिक समूह या पॉलिटिकल पार्टी जो बलपूर्वक सत्ता पर कब्जा करके देश पर शासन करते हैं। सफरेज का मतलब क्या होता है? सफरेज का मतलब होता है मताधिकार। सफरेज का मतलब क्या होता है भाई? मताधिकार होता है। इमेंसिपेशन का मतलब क्या होता है? जो मुक्ति स्वतंत्रता होती है। उसके बाद इगलिटेरियनिज्म का मतलब क्या होता है भाई? जो समतावाद होते हैं। क्या बोलते हैं? समतावाद। ठीक है, तो इस सवाल का ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखेंगे क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर क्या बनेगा, हल करेंगे सवाल का। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस बाय लिप्स एंड बाउंड्स। केवल आपको इसने का मीनिंग बताना है। जैसे कि सेंटेंस क्या दिया है, पूरा पढ़ेंगे तो अच्छी तरीके से समझ में आएगा। हेल्थ क्लब मेंबरशिप हैज़ ग्रोन बाई लिप्स एंड बाउंड्स आफ्टर द पेंडेमिक। यानी किसी चीज़ में तेजी या महत्वपूर्ण सुधार करना है। भाई किसी चीज़ में ना तेजी या महत्वपूर्ण सुधार करना अक्सर जो बहुत ध्यान देने योग्य तरीके से होते हैं। यानी किसी चीज़ में तेजी या महत्वपूर्ण सुधार करना अक्सर बहुत ध्यान योग्य तरीके से, तो उसको क्या बोलेंगे? वेरी क्विकली बोल देंगे भाई, वेरी क्विकली बोल देंगे। यानी इस सवाल का डी ऑप्शन आपका राइट आंसर बनेगा। डी ऑप्शन विल बी राइट आंसर क्वेश्चन 39। ठीक है, अगला सवाल को हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 को देखिए। व्हाट इज द टर्म फॉर ए सिस्टम ऑफ सोसाइटी और गवर्नमेंट रूल बाय द वुमेन और वुमेन? बताइए भाई, महिलाओं द्वारा शासित समाज या सरकार की व्यवस्था को क्या बोलते हैं? बताएंगे आप सभी। मैट्रियार्की बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैट्रियार्की बोलते हैं। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, जो भाई महिलाओं द्वारा शासित समाज या सरकार की व्यवस्था को चलाते हैं उसे क्या बोलते हैं? मैट्रियार्की बोलते हैं। मोनार्ची मतलब क्या होता है? राजतंत्र होता है ना, ये सभी को याद होगा, राजतंत्र यानी मोनार्की। नैरसिज्म का मतलब क्या होता है? आत्ममुग्धता होता है। नैरसिज्म का मतलब क्या होता है भाई? आत्ममुग्धता होता है। ठीक है, उसके बाद मेलस्टोम का मतलब क्या होता है? बवंडर। जो बवंडर आता है ना उसे क्या बोलते हैं इंग्लिश में? मेलस्टोम बोलते हैं। तो इस सवाल का ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 41 को। विच वर्ड इज क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू द वर्ड इंटीमिडेट? इसके बिल्कुल पास का अर्थ बताइए इंटीमिडेट का। इंटीमिडेट मतलब होता है किसी को डराकर अपनी बात मनवाना या भयभीत करना। भाई किसी को आप डराकर अपनी बात कभी तो मनवाए होंगे, छोटे बच्चों को डराकर अपनी बात मनवा लेते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? इंटीमिडेट बोलते हैं। तो इसका क्लोजेस्ट मीनिंग क्या होगा भाई? बिल्कुल पास वाला। जैसे ब्लफ मतलब क्या होता है? झांसा देना। भाई झांसा तो हम इसमें दे नहीं रहे हैं, हम तो डरा रहे हैं, झांसा देना होता है। तो फ्राइटन हो जाएगा भाई। फ्राइटन का ही मतलब होता है डराना, भयभीत करना होता है फ्राइटन। हार मतलब क्या होता है? नुकसान होता है, नुकसान पहुंचाता है, हम तो नुकसान पहुंचा नहीं रहे भाई। इन्फॉर्म मतलब कि सूचना देना, किसी को इन्फॉर्म कर देना। तो भाई जो किसी को डराकर अपनी बात मनवाना है, भयभीत कराना, क्या बोलते हैं? फ्राइटन बोलते हैं। फ्राइटन मतलब ये होता है कि भयभीत करना या डराना। तो बी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 42 को। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। दिस स्टेच्यू ऑफ लॉर्ड बुद्धा इज कार्व्ड इन जेड। ये इंपॉर्टेंट सवाल बनेंगे आपके शिफ्ट के लिए। जैसे दिस स्टेच्यू ऑफ लॉर्ड बुद्धा इज कार्व्ड इन जेड, यानी भगवान बुद्ध की यह मूर्ति जेड यानी हरित तीसम यानी तारसम से यानी तराशी गई है। यानी जो भगवान बुद्ध की यह मूर्ति है जेड या हरित ताश से तराशी गई है। यह बताता है कि मूर्ति किस सामग्री से बनी है। याद रखें, जब कोई चीज किसी ठोस सामग्री को तराशा गया है या उसे निकाल कर बनाई जाती है तो उसे व्यक्त करने के लिए हमेशा कार्ब्ड का प्रयोग होता है। किसका भाई? कार्ब्ड का प्रयोग होता है। जब कोई चीज किसी ठोस सामग्री को तराश कर या उसे निकाल कर बनाई जाती है तो उसे व्यक्त करने के लिए कार्ब्ड यानी तराशा गया के बाद बेस्ट प्रोपोजिशन क्या होता है भाई?
आउट ऑफ होता है मेरे दोस्त। किसका प्रयोग होता है? आउट ऑफ का प्रयोग होता है। तो यहाँ पे इन की जगह क्या होगा? आउट ऑफ हो जाएगा, जो कि सी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। जब कोई चीज किसी ठोस सामग्री को तराश कर या उससे निकाल कर बनाई जाती है तो उसे व्यक्त करने के लिए जो कार्ब यानी तराशा गया होता है, इसके बाद जो बेस्ट प्रीपोजिशन आता है वो आउट ऑफ होता है। आउट ऑफ से बनी या इसका उपयोग किया जाता है। ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इन की जगह आउट ऑफ होगा, तो सी ऑप्शन इस का राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 43। फिल इन द ब्लैंक विथ अ सुटेबल टेंस। पीपुल विल कंसिडर एवरीथिंग बिफोर दे। लोग कोई भी फैसला निर्णय लेने से पहले सब कुछ सोचते विचारते हैं। चुनाव तो आ रहा भाई, हमारे गांव को 2027 में चुनाव आने वाला है। लोग कोई भी फैसला निर्णय लेने से पहले सब कुछ सोचते हैं, यानी लोग वोट देने से पहले उनके बारे में सोचते हैं विचारते हैं। तो क्या होगा भाई? पीपुल विल कंसिडर एवरीथिंग बिफोर दे वोट, यानी वोट से पहले लोग उस पर विचारते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, परखते हैं, तब जाकर वो अपना वोट करते हैं। डी ऑप्शन परफेक्ट आंसर है। ओके, अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 44 को। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। एलिसिट का मतलब बताएं। एलिसिट का मतलब होता है अवैध। एलिसिट का मतलब होता है भाई अवैध होता है, या आप बोल सकते हैं अनैतिक भी होता है। ठीक है, बताएंगे आप सभी। तो इसका विलोम शब्द क्या बनेगा? जैसे अनलॉफुल का मतलब होता है अनलॉफुल, तो ये तो सिनोनिम्स हो जाएगा भाई। यदि आप सभी से इलिसिट पूछिएगा सिनोनिम्स, तो आप अनलॉफुल बता दिए, क्योंकि अनलॉफुल मतलब होता है अवैध और अनैतिक। फर्टिव का मतलब क्या? जो आपका ये फुर्टिव लिखा है, इसके मतलब होता है गुप्त या छिपाकर किया गया। जो गुप्त या छिपाकर कोई काम किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? फर्टिव बोलते हैं। तो बी ऑप्शन भी नहीं होगा। प्रोहिबिटेड मतलब क्या होता है? निषिद्ध या मना किया हुआ। प्रोहिबिट जिसे हम मना कर देते हैं भाई, मना किया हुआ। ठीक है, एथिकल हो जाएगा भाई। एथिकल होता है उचित, उचित होता है नैतिक होता है। अवैध अनैतिक का उल्टा क्या होगा? एथिकल होगा, नैतिक होगा। तो डी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर? अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 45 को। आइडेंटिफाई द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। सर्वेंट का स्पेलिंग क्या होता है? SERVANT होता है भाई, सर्वेंट। लिटरेचर LITERATURE, लिटरेचर का स्पेलिंग। ओमिशन जो चूक भूल होता है उसका स्पेलिंग क्या होता है? ओमिशन का OMISSION होता है। लेकिन एस्ले का स्पेलिंग ठीक दिया भाई। एस्ले मीनिंग होता क्या है? गलियारा। एस्ले मतलब क्या होता भाई? गलियारा होता है। ध्यान रखिएगा। तो इस सवाल का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर बनेगा। ठीक है, अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 46 को। फिल इन द ब्लैंक विथ द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड। द स्पीकर इम्प्रेस द ऑडियंस विथ हर। द स्पीकर जो है इम्प्रेस किया ऑडियंस को किसे? अपने इन्फ्लुएंट यानी फ्लुएंट स्पीच से। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ओके, अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 47 को। विच इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वन वर्ड सब्सटीट्यूशन ऑफ द फॉलोइंग। अ पोस्ट विथ लिटिल वर्क बट हाई सैलरी। ये तो सेंटेंस पढ़ के आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे दोस्त मेरे, काम करने का ढोंग करना या व्यर्थ की, जैसे कि अ पोस्ट विथ लिटिल वर्क, या एक ऐसा पोस्ट जो कि काम कम है लेकिन सैलरी ज़्यादा है, सैलरी ज़्यादा है। तो क्या बोलेंगे भाई? बताएंगे आप सभी। अ पोस्ट विथ लिटिल वर्क बट हाई सैलरी, तो क्या बोलेंगे इसके लिए भाई? बताएंगे आप सभी। तो सिनेक्योर बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई? सिनेक्योर बोलेंगे। यानी ध्यान रखिएगा कि काम कम और वेतन प्रतिष्ठित अधिक मिलता है। डायरेक्टर को हम क्या बोलते हैं? निर्देशक बोलते हैं। ट्रस्टी को क्या बोलते हैं? जो न्यास का रक्षक होते हैं, जो विश्वस्त होते हैं। और ऑम्बड्समैन को हम क्या बोलते हैं भाई? लोकपाल, लोकपाल बोलते हैं। ठीक है, तो इस सवाल को भाई सिनेक्योर बोलते हैं, जहां काम कम है और वेतन और प्रतिष्ठित मान सम्मान अधिक मिलता है। तो उसके लिए एक शब्द सिनेक्योर बोलेंगे। सी ऑप्शन परफेक्ट आंसर है। अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 48। व्हाट वर्ड मीन्स प्रिटेंडिंग टू वर्क वाइल एक्चुअली डूइंग नथिंग। बताइए क्या बोलेंगे? यानी काम करने का ढोंग करना, उसके लिए हम क्या बोलते हैं? फजेल बोलते हैं भाई। क्या बोलेंगे? फजेल बोलेंगे। जो काम करता है, ढोंग करता है, काम करता है लेकिन दिखावे की खोल करता है, उससे हम बोलते हैं ढोंग। यानी
व्हाट वर्ड मीन्स प्रिटेंडिंग टू वर्क वाइल एक्चुअली डूइंग समथिंग, यानी कुछ काम का नहीं है भाई, वो केवल ढोंग करता दिखाता है काम कर रहा है लेकिन करता नहीं है। ब्लॉबिएशन का मतलब क्या होता है? व्यर्थ की लंबी चौड़ी बातें करना है। जो व्यर्थ की बिल्कुल फालतू की लंबी चौड़ी बात करते हैं उसे क्या बोलते हैं? ब्लॉबिएशन बोलते हैं। इसको कुम का मतलब क्या होता है? जो मजबूत होते हैं भाई, ये नहीं होगा। जैंथिक का मतलब होता है पीले रंग का, जैंथिक का मतलब पीले रंग का। तो इस सवाल का फजेल ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 49 को हल करिए। सिलेक्ट द वर्ड विथ द करेक्ट स्पेलिंग। सिलेक्ट द वर्ड विथ द करेक्ट स्पेलिंग, कौन सा भाई है इसमें? वाइवासिटी, बीबीसिटी नहीं होता, वाइवासिटी होता है। जो उत्साह होता है, स्पेलिंग वाइवासिटी का VIVA होता है भाई, वाइवासिटी। वाइवासिटी मतलब उत्साह, जिंदा दिली, एलर्जिक, जो न सहने वाला, जो हमारे शरीर में एलर्जिक होता है ना, उसका स्पेलिंग ALL से शुरुआत होता है, ALLERGIC, एलर्जिक। मेंटलिंग, मेंटलिंग मतलब लपेटना, लपेट देना, स्पेलिंग MANTLING होता है, मेंटलिंग। इसमें देखिए MANT उसके बाद TE दे रहा है तो गलत। क्लिंचड, ये स्पेलिंग ठीक है भाई, क्लिंचड मतलब जीत जाना या जीता। तो इस सवाल का डी ऑप्शन परफेक्ट है भाई, केवल ऑप्शन डी ही करेक्ट स्पेलिंग दे रखा है। क्लियर, अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 50 को। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। क्वेंडरी का पर्यायवाची शब्द बताएंगे आप सभी। क्वेंडरी का मतलब क्या होता है? दुविधा। क्वेंडरी का मतलब होता है दोस्त मेरे दुविधा। तो इसका बिल्कुल पर्यायवाची शब्द बताए, इसका समान वाला शब्द बताएंगे। जैसे सॉल्यूशन मतलब हल होता है भाई या समाधान होता है। डिलेमा बोलते हैं भाई, डिलेमा भी मतलब क्या होता है? दुविधा ही होता है। डिलेमा मतलब ही क्या होता है? दुविधा होता है। सर्टनिटी का मतलब क्या होता है? जो निश्चयता होता है। क्या होता है? निश्चयता को हम क्या बोलते हैं? सर्टिनिटी बोलते हैं। हार्मोनी का मतलब क्या होता है? सद्भाव होता है। क्या होता है? सद्भाव होता है। ठीक है, तो इस सवाल का डिलेमा बिल्कुल परफेक्ट ऑप्शन भी बनेगा। चलिए अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 51 को। तो साथियों यहाँ से अब हम लोग रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन को बहुत ही अच्छी तरीके से सॉल्व करेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों का चयन करिए। FLRX का कोड EJOT है, तो CKTY का रिलेशन क्या बनेगा? तो देखिए, जैसे FLRX इसका कोड EJOT क्या है, तो सबसे पहले हर एक अक्षर का हम कोड कर लेते हैं। F 6 होता है, E 5 होता है, L 12, J 10 होता है, R होता 18, O होता 15, X होता 24, T होता 20। 6 से 5 -1 क्या है, 12 से 10 -2 किया है, 18 से 15 -3 क्या है, 24 से 20 -4 किया है। यानी इसमें -1, -2, -3, -4 का रिलेशन लगा है। तो इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए जो हमसे पूछा है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। CKTY में, CKTY में सबसे पहले कोड करेंगे, उसमें से -1, -2, -3, -4 कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा CKTY। -1, -2, -3, -4 यही करना है ना। C 3 होता है, K 11 होता है, T 20 होता है, Y 25 होता है। 3 में से 1 घटा देंगे 2, 11 में से 2 घटा देंगे 9, 20 में से 3 घटा देंगे 17, 25 में से 4 घटा देंगे 21। 2 पे B आता है, 9 पे I आता है, 17 पे Q आता है, 21 पे U आता है। BIQU, BIQU कौन सा है? डी ऑप्शन। देखिए यानी यहाँ पे क्या फील होगा भाई? BIQU फील होगा, तो डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर, अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 52। देखिए एक और सवाल है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, लेकिन बहुत ईजी सवाल है भाई। निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला में कौन सा अक्षर समूह प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा? WES, YCU, AEW क्वेश्चन मार्क। अब देखिए ऑप्शन भी आप चेक करिए। देखिए पहला ऑप्शन C से शुरुआत हुआ है, ऑप्शन B चेक करिए H से शुरुआत हुआ है, ऑप्शन C चेक करिए F से शुरुआत हुआ है, ऑप्शन D G से शुरुआत हुआ है। यदि भाई हम केवल पहले अक्षर का रिलेशन निकाल ले, केवल पहले अक्षर का, तो हमें आंसर मालूम हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि चारों ऑप्शन अलग अलग अक्षर से शुरुआत किया है। केवल हमें पहले अक्षर का कोड करके निकालना है, हमें आंसर मिल जाएगा। जैसे देखिए हम क्या करेंगे, W का रिलेशन Y से बनाएंगे, Y का रिलेशन A से बना लेंगे। देखिए W, Y और A, हर एक अक्षर का कोड करिए। W 23, Y 25, A 1 होता है। 23 से 25 + 2, अब 25 में जब आप 2 जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा। 27 पे A आता है, आप सभी को मालूम होगा। A से लेकर Z तक आपका 26 होता है। जैसे 27 नंबर आता है वो फिर से
ई पे आता है, यहाँ पे ई आपका कितना है 27 है, तो इसमें +2 का लॉजिक लग रहा है, तो ई होता है 1, 1 में हम यहाँ पे 2 जोड़ देंगे 3 आएगा, 3 पे कौन अच्छा रहता है सी, तो कौन सा ऑप्शन शुरुआत हुआ सी से, तो पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर, सभी को समझ में आया भाई? ओके, चलिए अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 53 को। एक फिल्म की 24 टिकटों का मूल्य 768 रुपये है, तो उस फिल्म की 32 टिकटों का मूल्य रुपीज में कितना होगा? दोस्त मेरे 24 टिकटों का मूल्य 768 रुपया दिया है, तो आप सभी से 32 टिकटों का मूल्य पूछा। यदि हम केवल पहले एक टिकट का दाम निकाले तो हमें मालूम हो जाएगा, तो एक टिकट का दाम हम कैसे निकालेंगे? इस 768 में 24 का भाग दे देंगे भाई। दीजिए देखिए कितना आ रहा है एक टिकट का मूल्य, पहले एक टिकट का हम दाम निकाल रहे हैं, 768 में भाग कराएंगे 24 का, 24 से कम 24, 24 दिया 72, 76 में से 72 का 4, यहाँ पे 48 है, 24 दिन 48 है 32, यानी दोस्त मेरे एक टिकट का मूल्य 32 रुपया निकल रहा है। तो आप सभी से 32 का पूछा, यानी 32 का 32 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। अब 32 का स्क्वायर कितना होता है बताएंगे आप सभी? 2 दूना 4, लास्ट में 4 आना चाहिए भाई, क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई 2 में होगा 4, यानी देखिए 1024, यानी 32 का स्क्वायर 1024 हो जाएगा, तो बी ऑप्शन इस का राइट आंसर हो जाएंगे। एक फिल्म की 24 टिकटों का मूल्य 768 रुपया है, उस फिल्म की 32 टिकटों का मूल्य कितना होगा? तो हम पहले तो एक टिकट का मूल्य निकालेंगे जो कि 32 रुपये है, तो 32 टिकटों में 32 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा, जो कि 1024 है। ठीक है, अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 54 को। 19, 23 और 38 का चतुर्थ समानुपाती ज्ञात करिए। ए अनुपात बी, डबल अनुपात सी अनुपात डी। ए आपका 19 दिया है, बी 23 दिया है, सी 38 दिया है, चौथा को हम एक्स मान लेते हैं। देखिए आप 19 का मल्टीप्लाई एक्स में करेंगे, 23 का मल्टीप्लाई 38 में करेंगे, ऐसे ही फार्मूला अप्लाई करते हैं ना, ए का डी से होता है, बी का सी से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी आएगी भाई? ये 19 इसमें भाग आ जाएगा भाई, 19 से कम 19, 19 दूनी 38, 23 दूना 46, यानी चौथा अनुपात कितना होगा भाई? 46 हो जाएगा, जो कि सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। आपके पेपर में ऐसे ही बेसिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे मेरे दोस्त, तैयार रहेगा उसके लिए, सॉल्व करने के लिए अच्छी तरीके से। ठीक है, अगला सॉल्व को हल करिए, क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर क्या बनेगा? देखिए एक घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है जिसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर, चौड़ाई 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है? दोस्त मेरे एल 6 दिया है, बी 7 दिया है और एच यानी ऊंचाई 8 दिया है। आप सभी के घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है फार्मूला? तो भाई पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला तो 2 नहीं होता, 2 बाहर होता ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ, ये फॉर्मूला होता है। अब आप सभी को इतना जगह रखना पड़ेगा भाई, बी की जगह 7, एल की जगह 6, एच की जगह 8 सवाल दिया, ये फॉर्मूला होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल का, लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। अब देखिए 2 एल इंटू बी, एल कितना है 6 है, मल्टीप्लाई ब्रेथ कितना है 7 है, ये प्लस हो जाएगा, ब्रेथ कितना है 7 है, मल्टीप्लाई हाइट कितना 8 है, ये प्लस हो जाएगा, हाइट कितना 8 है, लेंथ कितना है 6 है, तो ये हमारा समीकरण तैयार है। अब इसमें देखिए 2 6 7 42, ये मल्टीप्लाई होगा ना भाई 42। पहले इसको हम अंदर को पहले सॉल्व कर लेते हैं, पहले अंदर के पूर्व को हम सॉल्व कर लेंगे। 6 7 42 इधर से प्लस 7 और 56 प्लस 8 6 48, इसको अब जोड़िए, जो ये आएगा अंदर का जितना आएगा इसका 2 के मल्टीप्लाई कर देंगे। 42 और 48 तो 90 होता है, 42 और 48 तो 90 होता है, 90 और 56 कितना हो जाएगा? 90 में 10 दे देंगे 100, यानी 146, यानी 2 मल्टीप्लाई 146 आएगा। कितना आएगा? 146 का दुगुना कितना होता है? 246, 46 92, यानी 392, कितना आएगा मेरे दोस्त? 392 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा भाई, तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर, ये फॉर्मूला होता है भाई 2 ब्रैकेट में एल प्लस बी एच प्लस एच एल। ठीक है, ये घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला है। अगला सवाल को देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 56 को। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह लेगी और दी गई संख्या श्रृंखला को पूरा करेगी? 168, 178, 190, 206। भाई घट रहा है कि बढ़ रहा है? बढ़ा है, यानी कुछ ना कुछ ऐड कर रहा है।
168 से 178 यानी +10 किया है। 178 से 190 +12 किया है। 190 से 206 किया यानी 90 10 100 6 16 यानी +16 किया है। 10 से 12 +2 12 से 16 +4 यानी 2 का दुगुना 4। तो इसी प्रकार हम 4 का दुगुना कर देंगे 8, तो 8 में 16 जोड़ेंगे 24 यानी अब यहाँ 24 आएगा। 206 में 24 को जोड़ेंगे कितना आएगा 230 आएगा। यानी इस सवाल का सी ऑप्शन राइट आंसर है। क्लियर, 56 का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे दोस्त मेरे। ठीक है, अगला सवाल को देखेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 57 को हल करेंगे। यदि एक निश्चित कोड भाषा में टैप को यू यू क्यू और बीप को सी डबल ए क्यू के रूप में लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में लो को क्या लिखा जाएगा। देखिए दोस्त मेरे, हमसे पूछा लो का, सवाल में टैप देखिए 3 अक्षर इसका कोड दिया है, तो बस हमें ये रिलेशन निकालना पड़ेगा। यदि बीप का रिलेशन निकालने चले तो हमारा नहीं हो पाएगा, क्योंकि बीप में देखिए 4 अक्षर दिया है लेकिन हमसे 3 ही का पूछा है। जो प्रश्न में 3 का दिया पहले इसका रिलेशन हम चेक कर लेते हैं, इसी रिलेशन का फॉलो करते हुए इसमें हम अप्लाई करेंगे जो हमसे लो का कोड पूछा है। देखिए जो टैप है, टैप में 3 अक्षर है तो इसका कोड क्या है यू यू क्यू। देखिए टी होता है 20, ए होता है 1, पी होता है 16, यू होता है 21 और यू होता है 21, क्यू होता है 17। 20 से 21 +1 किया है, 16 से 17 इसमें भी +1 कर दिया भाई। 20 से 21 +1 और पी से क्यू +1 यानी बीच वाला। अब ये कितना हो सकता है दोस्त मेरे, यदि हम यहाँ पे ए को 27 मान लें, 27 से 21 यानी -6 हो गया होगा। यानी इसमें रिलेशन क्या भाई +1 -6 +1। अब हम लो में यही रिलेशन लगाएंगे +1 -6 +1 का, क्योंकि 3 का पेयर है भाई। तो देखिए LOW तो +1 -6 +1 यही रिलेशन लगाना है। यल होता 12, ओ होता 15, W होता 23, 12 13, 15 में 6 घटा 9, 23 एक 24, 13 पे यम आता है, 9 पे आई होता है, 24 पे एक्स यानी मिक्स आएगा भाई। तो बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है मेरे दोस्त, ध्यान रखिएगा। अब देखिए अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 58 को। एक निश्चित कोड भाषा में एकने को यक्स जेड भी एम और बॉडी को LY BW के रूप में लिखा था, उसी कोड भाषा में एबिल को कैसे लिखा जाएगा। सॉल्व करिए दोस्त मेरे। ACNE 4 अक्षर हैं तो इसका कोड YZBM। बताइए हर एक अक्षर का कोड नहीं है, इसमें कोड नहीं करना है, दिमाग लगाइए। ए का अपोजिट जेड क्रॉस सी का अपोजिट यक्स, ई का अपोजिट भी, एन का अपोजिट एम। तो भाई ये अपोजिट क्रॉस किया है कोड। ठीक है, जैसे ए का अपोजिट जेड होता है तो यहां लिख दिया, सी का अपोजिट एक्स होता है तो यहां लिख दिया, सी का अपोजिट भी होता है तो यहां लिख दिया, एन का अपोजिट एम होता है तो यहां लिख दिया। अब दूसरे का भी चेक कर लीजिए, सेम प्रोसेस होगा। BODY बॉडी है, इसका कोड LYBW। अब तक तो आपको याद ही हो गया हो भाई, हर एक अक्षर का अपोजिट, बी का वाई होता है, ओ का एल होता है, वाई का बी होता है, डी का डब्ल्यू होता है। क्लियर, तो सेम प्रोसेस में हमें अप्लाई करना है एबिल में। EBIL ऐसे 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 ऐसे। भी का अपोजिट कितना होता है ई होता है, ई का अपोजिट भी होता है, एल का अपोजिट, आई का अपोजिट पहले लिख लेते हैं आर होता है, EBR, ई भी लास्ट में आर यानी एल का अपोजिट ओ, EBOR कौन सा है भाई EBOR, देखिए EBOR सी ऑप्शन। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। सेम प्रोसेस भाई, अपोजिट करना था मेरे दोस्त, क्या करना था अपोजिट करना था। तो इस सवाल का सी ऑप्शन कितने लोग का ठीक हुआ है, सभी क्लियर, समझ में आया ना। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 59 को। यदि 43 83 45 है और 64 72 64 है तो अब 85 73 बराबर किसके होगा। भाई ये तो सवाल थोड़ा सा क्रिटिकल है। 43 83 को 45 का कोड लिख लिया भाई, क्या इसमें लॉजिक लगाया होगा, सोचिए बताइए। तो दोस्त मेरे इसमें लॉजिक जानते क्या लगा है, देखिए जैसे 43 83 ना, तो स्टार्टिंग 3 नंबर को पहले जोड़ा है, 4 + 3 + 8 इसको जोड़ना है, और इसमें जो लास्ट का 3 अंक है ना उसमें मल्टीप्लाई कर देना है, यानी जो लास्ट का अंक है उसमें मल्टीप्लाई करना है। पहले तो स्टार्टिंग के 3 अंक को जोड़ना है, 4 3 8 को, देखिए 3 को जोड़िए पहले स्टार्टिंग के 3 अंक को, 4 3 7 7 8 15, 15 का मल्टीप्लाई 3 में कर देंगे तो 45 बन जाएगा। देखिए ये मिल गया हमारा। उसी प्रकार 64 72 है,
इसका कोड केवल 34 लिखा है, तो स्टार्टिंग 3 नंबर को जोड़िए, 6 + 4 + 7, ठीक है, और लास्ट का जो नंबर है उसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 × 4 = 10, 10 × 7 = 17, 17 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे 34, देखिए यही कोड लिखा है। तो सेम प्रोसेस पे 85 73 को हम अप्लाई कर लेंगे, क्या हो जाएगा भाई 85 73। तो इसका नंबर कितना आएगा, पहले 3 नंबर को हम जोड़ लेंगे, 8 + 5 + 7, उसके बाद लास्ट का जो नंबर है 3, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, पहले इनका योग करेंगे, 8 × 5 = 13, 13 × 7 = 20, 20 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 20 × 23 = 60 हो जाएगा, जो कि भाई 85 73 संबंधित किससे होगा 60 से हो जाएगा, जो कि डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। क्लियर भाई सभी को, किसी प्रकार का डाउट बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 60 को। तो कथन और निष्कर्ष के प्रश्नों का उत्तर दीजिए। कथन क्या दिया, सभी स्कूटर कार हैं, कोई कार साइकिल नहीं है, सभी कार वाहन है। सॉल्व करिए। आप सभी इस सवाल का राइट आंसर देने का प्रयास करेंगे मेरे दोस्त। बताइए, कथन निष्कर्ष वाला सवाल आता है तो हम क्या करते हैं, पहले तो कथन के डायग्राम को बना लेते हैं भाई। सभी स्कूटर कार हैं, यानी जो सभी स्कूटर है ना, सभी स्कूटर क्या है भाई, वो कार हैं, ठीक है। कोई कार साइकिल नहीं, यानी ये जो कोई कार जो है ना वो साइकिल नहीं है, साइकिल को हम CY से लिख देते हैं भाई, यानी ये कोई नहीं है भाई, ठीक है। कोई कार जो है ये साइकिल नहीं है, ठीक है। उसके बाद सभी कार वाहन है, यानी जो सभी कार है ना, ये जो सभी कार हैं क्या है भाई, वाहन है, तो वाहन को हम भी से लिख ले रहे हैं। ये हमारा कथन का डायग्राम बन चुका है तीनों का। अब निष्कर्ष को हम पढ़ते हैं। पहला देखिए, क्या सभी कार स्कूटर हैं, क्या सभी कार स्कूटर, भाई इनका तो कोई रिलेशन ही नहीं बन रहा है, यानी पहला हमारा निष्कर्ष अनुसरण नहीं करेगा कथन के अनुसार। देखिए क्या दिया है पहला निष्कर्ष, सभी कार क्या स्कूटर हैं, भाई सवाल बोल दिया था कोई कार साइकिल नहीं है, तो इनका रिलेशन तो बन ही नहीं रहा है, तो कैसे होंगे निष्कर्ष, पहला नहीं होगा ना, तो पहला अनुसरण नहीं करेगा। दूसरा का देखिए, क्या कुछ साइकिल वाहन है, क्या कुछ साइकिल वाहन है, बताइए नहीं है सर जी, कैसे होंगे भाई, क्योंकि कोई कार साइकिल नहीं है, तो कैसे हो जाएंगे कुछ साइकिल वाहन, नहीं होगा, यानी इसमें तो दोनों अनुसरण नहीं करें निष्कर्ष, तो कौन सा ऑप्शन होगा, दोनों निष्कर्ष 1 और 2 अनुसरण करते नहीं भाई, न तो निष्कर्ष 1 और न ही 2 अनुसरण करते, यानी यही हो जाएगा दूसर का नंबर, इस सवाल का दूसर का नंबर राइट आंसर हो जाएंगे। तो भाई आप इस तरह से सभी सवालों को सॉल्व करने वाले हैं। तो साथियों फाइनली ये टोटल 60 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब बताइए कि आप सभी का इन 60 क्वेश्चन में से मेरे दोस्त कितना स्कोर रहा, सभी दोस्त ईमानदारी के साथ बताएंगे। तो उम्मीद करें दोस्त आपको हर एक क्वेश्चन बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आए होंगे। यदि आपको किसी भी प्रश्न पे डाउट है तो भाई कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, डाउट लेकर आप नहीं चलेंगे। लगातार इसी प्रकार क्लास आएंगी, बहुत अच्छी तरीके से डेली क्लास आपको करनी है। ओके मेरे दोस्त, रिवीजन करना है, एक भी दिन क्लास गैप नहीं करना, समय बिल्कुल भी नहीं है। जितना आप पढ़ें उसको रिवीजन करिए अच्छे से, प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन को लगा डालिए, उसे तैयार कर लीजिए, क्योंकि वही सवाल आपके पेपर में आने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए भाई इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं एक और नए क्लास में। आप सभी को जय हिंद जय भारत, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द बेस्ट, धन्यवाद।